Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to ESAR School of Accountancy. Foreign currency risk. ये चैप्टर बेसिकली फॉरेन करेंसी रिस्क जो है, नाम से ही आपको समझ आ रहा है। फॉरेन करेंसी यानी कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी फॉरेन करेंसी में अगर काम कर रही है तो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक तलवार लटक रही होती है, और वो तलवार है एक्सचेंज रेट की। वो तलवार है मनी वैल्यू गिरने और बढ़ने की। तो ये जो फॉरेन करेंसी है, इसमें कारोबार करने से रिस्क हमारा आम कारोबार से थोड़ा ज्यादा होता है। लिहाजा ये चैप्टर अब हम पढ़ेंगे इस रिस्क को मैनेज करने के लिए, कि इस रिस्क को हम किस किस तरह मैनेज कर सकते हैं। एलिमिनेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बट यस मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के जो कुछ भी तरीके हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। So the first one, exchange rate risk management basics. एक्सचेंज रेट हम सबको पता है कि अगर मैं पीकेआर की बात करूं तो आज के दिन हमारा $1 कितने पीकेआर का है? तो आज के दिन हमारा $1 278 पीकेआर का तकरीबन चल रहा है। सो दिस इज द रेट, एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर हमारे पाकिस्तान में कोई कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है अपने प्रोडक्ट को, तो वो इस रेट के हिसाब से करेगी। या अगर इंपोर्ट करना चाहती है, इंपोर्ट मींस ब्रिंगिंग इन द प्रोडक्ट्स इनटू द कंट्री, एक्सपोर्ट मींस सेलिंग योर प्रोडक्ट आउट ऑफ द कंट्री। ओके, सो इंपोर्ट करेंगे तो भी यूएसडी, एक्सपोर्ट करेंगे तो भी यूएसडी। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये इस वक्त बहुत मैटर करता है कि क्या हमारे पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त डाउनफॉल की तरफ है या अप की तरफ है। तो जिसकी बेसिस पे हम ये फैसला कर सकेंगे कि क्या ये कंपनी इस वक्त फायदा कर रही है या नुकसान कर रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके। खैर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अब फायदा नुकसान किस तरह से होता है, पहले हम नुकसान की बात करते हैं। नुकसान क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोडक्ट ए है, ओके, एंड आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी कंट्री के साथ। फर्ज करें दुबई के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि आप प्रोवाइड करेंगे 10,000 यूनिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट एट द रेट फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट इन पाकिस्तानी रुपीज 1,000 का है, ठीक है। तो 1,000 का है तो डिवाइड बाई 278 करें, कितने यूएसडी का हो गया? So if we just calculate it, just a minute. So तकरीबन आपका पर यूनिट डॉलर्स में $3.6 का हो गया, ठीक है। पर यूनिट $3.6। और आज के तारीख में आपका डॉलर जो है वो 278, आज की डेट ले लेते हैं 11/5। ये कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन हुआ है और आपको डिलीवरी करनी है तकरीबन एक माह बाद, यानी कि 11 जून। ओके, तो 11 जून को आप ये डिलीवर करेंगे, कितने यूनिट्स डिलीवर करेंगे? 10,000 यूनिट्स एट द रेट पीकेआर ₹1,000, विच इज इक्वल्स टू डॉलर यूएसडी 3.6। अच्छा, अब आपका जो मुआयदा हुआ है उसमें आपने ये तय किया है कि एडवांस पेमेंट आप लेंगे। ओके, हाफ पेमेंट आप एडवांस लेंगे, 50%। तो 50% एडवांस लेने का क्या मतलब है कि 5,000 यूनिट्स के पैसे आप पहले ही ले लोगे। तो 5,000 यूनिट्स के पैसे कितने बनते हैं? अगर हम देखें तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। तो 5 मिलियन, ठीक है, 50 लाख हो गए, 5 मिलियन 50 लाख। अब ये 5 मिलियन रुपीज आपको चाहिए एंड कन्वर्टेड टू यूएसडी। अगर हम इसको यूएसडी में कन्वर्ट करें डिवाइड बाय 278, तो तकरीबन आपके डॉलर्स 17,986। ये आपको हाफ पेमेंट पहले मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हाफ पेमेंट भी इतनी होगी, ऑफ कोर्स, राइट।
रिमेनिंग हाफ पेमेंट भी आपकी इतनी ही होनी चाहिए जो कि आपको आफ्टर डिलीवरी मिलेगी। ये एडवांस पेमेंट मिल चुकी है, यानी आज की तारीख में ही आपको मिल चुकी है। फर्ज करें 12 तारीख को आपको ये पेमेंट मिल गई, 12 मई को। ओके, यू हैव रिसीव्ड दिस पेमेंट एंड दिस पेमेंट इज ड्यू ऑन 11 जून के जैसे ही माल डिलीवर हो जाएगा, आफ्टर डिलीवरी आपको रिमेनिंग अमाउंट मिल जानी चाहिए। अब इस एक महीने के दौरान होता कुछ यूं है कि आपके मुल्क के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हालात की वजह से आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है एंड इस एक महीने के अंदर अंदर आपकी पाकिस्तानी करेंसी ₹300 पे चली जाती है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि 11 जून को आपको कितने पैसे मिलेंगे। ये अमाउंट वो लोग ट्रांसफर करेंगे 17,986, जो कि यहाँ पर लैंड करते हुए कितने बन जाएंगे, 17,986 मल्टीप्लाई बाई 300, क्योंकि अब जो डॉलर का रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 300 चल रहा है। ठीक है, तो ये आपने मुआहिदा तय कर लिया कि मैं जो हूँ आपको मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में बात क्या थी, पहले तो हमें ये देखना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपने बात लिखी कि भैया मुझे पीकेआर में पेमेंट चाहिए कुल मिला के 10 मिलियन। ठीक है, जिसमें से 5 मिलियन आप एडवांस दोगे, 5 मिलियन बाद में दोगे। इन्होंने कहा ओके, इन्होंने 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, दुबई ने 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। उसी वक्त एक महीने बाद अब आपको 5 मिलियन चाहिए, तो वो कितने यूएसडी ट्रांसफर करेंगे। तो 5 मिलियन को जब आप डिवाइड करेंगे 300 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 16, आपके पास आंसर आना आएगा 16,667। यानी अब वो आपको 5 मिलियन देने के लिए $166 16,000 समथिंग भेजेगा, जिससे आपके 5 मिलियन पूरे हो जाएंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे फायदा किसको हुआ। यहाँ पे फायदा हो रहा है दुबई की कंपनी को। क्यों? क्योंकि पहले उनको 17,000 समथिंग देने थे, अब उनका कम होके $16,000 पे आ गया। तो ये तो उनके लिए बेनिफिट हो गई बात। और ये उनके लिए बेनिफिट क्यों हुई, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हमें पीकेआर 10 मिलियन चाहिए। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखते कि हमें यूएसडी 17,986 प्लस 17,986 कितना, 35,972, हमें यूएसडी 35,972 चाहिए, तो आपको वो 35,972 ही देते। वो आपको ये अमाउंट नहीं देते, वो आपको इसके बजाय क्या देते, 17,986। अब जब 17,986 देते, तो उसको जब आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अब आपका रेट जो है वो 300 का चल रहा है, तो ये कितने हो गए, 17,986 मल्टीप्लाई बाई 300, ये आपके बन गए 5,395,800। ठीक है, अब आप देख रहे हो 5,395,800, यानी इस वक्त इस कंडीशन में आपको फायदा हो गया। क्या हो गया, आपको फायदा हो गया। ये मैंने सिचुएशन आपको बताई है कि जब आपको एक्सपोर्ट करना है, क्या करना है भैया, एक्सपोर्ट। आप अपने प्रोडक्ट्स आउटसाइड द कंट्री भेज रहे हो, तो ये सूरत हाल है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पीकेआर में लॉक किया तो आपका नुकसान उनका फायदा। बल्कि आपका नुकसान तो नहीं, 5 मिलियन तो तब भी आपको मिल रहे हैं, बट यस ऑब्वियसली आपकी 5 मिलियन की वैल्यू डिवैल्यू हो गई है, तो लिहाजा आपका नुकसान है और उनका फायदा है, क्योंकि उनको अब कम यूएसडी में पे करने पड़ेंगे और आपके पीकेआर की अमाउंट पूरी हो जाएगी। ये एक्सपोर्ट सिनेरियो है। और अगर वो एज इट इज यूएसडी में ही पे करते हैं आपको, तो आपका थोड़ा सा फायदा तो नहीं कह सकते, बिकॉज करेंसी की वैल्यू, जब करेंसी आपकी डिवैल्यू होती है तो आप इस बात को समझें। यहाँ अगर आपको अमाउंट ज्यादा नजर भी आ रही है, इसकी जो वर्थ है या वैल्यू है वो 5 मिलियन के बराबर ही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी आपकी करेंसी की मार्केट में करेंसी की जब भी वैल्यू डिवैल्यू होती है, यानी वीक हो जाती है आपकी करेंसी, तो मार्केट में तमाम प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, तमाम प्रोडक्ट्स पे उसका असर पड़ता है, सिर्फ आपके प्रोडक्ट पे थोड़ी।
तो इसीलिए जब तमाम प्रोडक्ट्स में आपका असर पड़ेगा तो जाहिर है फिर आपकी जो ये आपके प्रोडक्ट पे भी फर्क पड़ेगा, बिकॉज आप भी तो कहीं से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, लेबर ला रहे हो, और वो पाकिस्तान से ही ला रहे हो। तो पाकिस्तान की वैल्यू अगर मनी वैल्यू गिरती है तो जाहिर है उसकी लेबर भी महंगी होगी, उसका उसके मटेरियल्स भी महंगे होंगे, एंड हर चीज पे इम्पैक्ट आएगा, तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑलराइट, अब हम दूसरी सिचुएशन लेकर आते हैं। अब दूसरी सिचुएशन में आपके पास है प्रोडक्ट बी, और प्रोडक्ट बी को आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी कंपनी क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है। यू आर कंपनी वाई एंड यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम दुबई दिस प्रोडक्ट, एंड अगेन आपकी जो करेंसी है वो इसी तरह हम यही सिचुएशन लेंगे कि अभी करंटली 278 है, आपने आज के दिन ऑर्डर प्लेस किया है, फर्स्ट 11 मई 2024 को आपने ऑर्डर प्लेस किया है, आपको 10,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। ईच यूनिट एट द रेट $10 का है, ईच यूनिट $10 का है जो दुबई ने कोटेशन दी है। 10,000 का मतलब है कि आपको इन टोटल $1 लाख आपको ट्रांसफर करने, बट अगेन 50% आप अभी करोगे, 50% आफ्टर डिलीवरी करोगे। तो डिलीवरी कब हो रही है? डिलीवरी 11 जून 2024 को हो रही है। तो 11 मई और 11 जून के दरमियान अगेन आपकी करेंसी वीक हो जाती है, 278 से 300 पे चली जाती है। मुआयदा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दुबई ने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि भैया हमें फुल अमाउंट डॉलर्स में चाहिए, और फुल अमाउंट डॉलर का मतलब है $1 लाख फुल ट्रांसफर चाहिए इसमें। तो 50% उन्होंने 11 मई यानी जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया उस दिन 50% ट्रांसफर कर दिए थे। तो कितने ट्रांसफर किए थे? $50,000, ठीक है। तो $50,000 पीकेआर के हिसाब से कितने हुए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। $50,000 को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 278। सो हमारे यहाँ पे ये हो गए 13,50,000 मल्टीप्लाई बाय 278, 13,900। ओके, ये अमाउंट आ गई। अब ये अमाउंट रुपीज में है, ठीक है। ये हमें हाफ पेमेंट करनी है, एंड देन नेक्स्ट हाफ पेमेंट भी इतने की करनी है, $50,000। बट अब 11 जून को हमारे जो 278 से पीकेआर की करेंसी कहाँ पहुंच गई है? 300। तो यानी अब हमें कितने पैसे देने होंगे कि उनके $50,000 बन जाए? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 300। सो ये आ गया हमारा 15, ठीक है। अब हमें ये पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दिस। अब आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। पहले हम ये पे करते, लेकिन अब चूंकि हमारी करेंसी वीक हो गई है, अब हमें हर हाल में ये पे करना पड़ेगा, तब जाके उनके $50,000 मुकम्मल होंगे। सो आई यू लुकिंग एट द रिस्क कि इम्पोर्ट करना हमारे लिए कितना भारी पड़ सकता है। अब आप देखें, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि पीकेआर में देने हैं, तो पीकेआर में भी अगर आपको देने हैं, पीकेआर में भी अगर लॉक होता, तो ऑब्वियसली व्हेन यू इंपोर्ट आपको फॉरेन कंट्री की बात माननी पड़ेगी, आपको फॉरेन एक्सचेंज में यूएसडी में ही ट्रांजैक्शन हो। एंड व्हेन यू वांट टू एक्सपोर्ट, देन आपकी चॉइस होती है, बॉल आपके कोर्ट में होती है कि आप चाहो तो पीकेआर में पेमेंट करवाओ या यूएसडी में करवाओ। बट अगेन बोथ वेज देयर इज अ रिस्क। ज्यादा रिस्क कहाँ पे है? इंपोर्ट में ज्यादा रिस्क है। एक्सपोर्ट में भी वैसा ही रिस्क आपको नजर आएगा कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ध्यान नहीं रखा तो फिर मसला हो सकता है हमारी कंपनी को, राइट। देखो, मसला सिर्फ किसको होगा? जिसकी करेंसी वीक होगी, जिस कंट्री की भी करेंसी वीक होगी वहां उस कंट्री को मसला हो सकता है।
जिस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होगी वहां उसको मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि मसला क्या है, रिस्क क्या है, इसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या इसी रिस्क से बचने के लिए हम कुछ टेक्निक सीखेंगे। सो ट्रांजैक्शन रिस्क, ये जो अभी मैंने पूरी कहानी समझाई, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क कहते हैं। It is recorded in at one rate and then settled at a different rate because of a change in the exchange rate. Simple, okay? Next, exporters lose if the dollar is strong. Importers lose if the dollar is weak. यहाँ पे ये लोग जो कंपैरिजन या इन्होंने जो एग्जांपल शो की है वो डॉलर और पैसों में शो की। ओके, सिंपल सा फंडा है कि जब करेंसी वीक होती है तो उस पर्टिकुलर कंट्री को जिसकी करेंसी वीक है उसको इंपोर्ट में खासा नुकसान होता है, ठीक है। और जिस कंट्री की करेंसी वीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की करेंसी इसमें वीक है और यही करेंसी में सामने वाला यानी दुबई की कंट्री में कोई कंपनी आपसे पाकिस्तान की रुपीस में ट्रेडिंग कर रही है यानी वीक करेंसी में ट्रेडिंग कर रही है, ट्रांजैक्शन लॉक कर रही है, तो वो फिर एक्सपोर्ट में उस पर्टिकुलर कंट्री को लॉस होगा। सीधी सी कहानी है, जो करेंसी वीक होगी और जो भी कंट्री उस वीक करेंसी को एज अ रेवेन्यू रिसीव कर रहा होगा उसका लॉस है, और जो कंट्री की करेंसी वीक होगी और वो बाहर के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रही होगी उसके लिए भी नुकसान होगा, ठीक है, अगर हल्का सा भी एक्सचेंज रेट में फर्क आया तो। और इन्होंने अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी हेज करने के लिए इंतजामात नहीं किए तो, ठीक है, तो ये रिस्क आता है। अब ये रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना है, इस रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना है। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन रिस्क है इसका इसका जो पूरा एग्जाम्पल है मैं ऊपर बता चुकी हूँ। अब मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रही, आप इसको गो थ्रू कर लें खुद से, ठीक है, कि ट्रांजैक्शन रिस्क ही इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इम्पोर्टर को लॉस है और कैसे एक्सपोर्टर को भी लॉस है और किस सिनेरियो, ठीक है। Over here we have an activity. Company B is based in country Z where the currency is in dollar. Company B imports from country C where the currency is in the peso and has payables of 1,80,000 pesos due in one month. During the month, the value of the dollar decreased by 10% against the peso. यानी कि डॉलर की वैल्यू गिरी है 10%, फ्रॉम 2 pesos टू $1.8 peso टू द डॉलर, ठीक है। यानी कि डॉलर वीक हुआ है, यानी कि अब पहले आपको $1 लेने के लिए 2 pesos देने पड़ते थे, अब आपको $1 लेने के लिए 1.8 pesos में भी काम चल जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये यहाँ पे सिनेरियो शो हुआ है। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्सचेंज रेट मूवमेंट ऑन कंपनी बी। कंपनी बी पे इस एक्सचेंज रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताना है। एंड कंपनी बी क्या कर रही है, कंट्री जेड में मौजूद है जहाँ का यूएसडी है। कंट्री जेड इज importing फ्रॉम कंट्री सी, ठीक है। सी से माल आ रहा है जेड में, इसको हम चाइना का नाम दे देते हैं, इसको हम न्यूजीलैंड का नाम दे देते हैं, ठीक है। चाइना से माल आ रहा है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में करेंसी चल रही है डॉलर, चाइना में करेंसी चल रही है पैसो, ठीक है। अब ये रेट आ गया आपके सामने एंड क्या कह रहे हैं, हैज पेबल्स और ऑफ 180 pesos, यानी कि चूंकि यहाँ से यहाँ माल आ रहा है, यूनिट्स आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ क्या जाएगी, करेंसी जाएगी। तो पेबल्स इसको इसको रिसीव करने हैं पैसोस में। जब चाइना को पैसों में रिसीव करने हैं और 180,000 pesos रिसीव करने हैं, तो 180,000 pesos इसको जब दिए जाएंगे तो उसकी वैल्यू डॉलर में क्या होगी, उसकी वैल्यू डॉलर में क्या होगी, 180,000 multiply by 1 divide by 1.8, 1 लाख यूएसडी, ठीक है। इसको 1 लाख यूएसडी पे करने पड़ेंगे। और अगर हम एक महीना पहले की बात करते तो 1,80,000 pesos एक महीने पहले
एक महीना पहले अगर न्यूजीलैंड पेमेंट कर देता तो उसको सिर्फ $90,000 देने पड़ते, एक महीना पहले। और अब एक महीना गुजर गया है और यूएसडी वीक हो गई है, तो अब न्यूजीलैंड को $1 लाख देने पड़ेंगे 180,000 पेसोस पूरे करने के लिए। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको नुकसान हो रहा है, इम्पोर्ट पे इसको न्यूजीलैंड को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी करेंसी वीक हो रही है, जिसकी भी करेंसी वीक होती है नुकसान उसका होता है, इम्पोर्ट पे स्पेशली। और एक्सपोर्ट में, अगर एक्सपोर्ट में जो वीक करेंसी है वो उस करेंसी में चाइना अगर रेवेन्यू ले रहा होता, अगर चाइना यूएसडी में रेवेन्यू ले रहा होता, तो फिर चाइना का नुकसान हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 1 का सोल्यूशन। सो एज यू कैन सी, जैसे हमने किया कि इसको 10,000 का लॉस हुआ, 90,000 एक्सपेक्टेड कॉस्ट पड़ी। ठीक है, एंड अब चूंकि वैल्यू गिर गई है करेंसी की, डॉलर की, तो $1 लाख उसको पे करने पड़े, तो लॉस कितना बेयर करना पड़ा? 10,000। सो importers in country Z lose when the dollar get weaker। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। स्पॉट रेट, स्पॉट रेट किसे कहते हैं? एक्सचेंज रेट करंटली ऑफर्ड ऑन अ करेंसी फॉर द इमीडिएट डिलीवरी। यानी आज की तारीख में अगर इमीडिएटली आप डिलीवर करते हो तो मैं किस रेट पे आपको ऑफर कर सकता हूँ, क्या प्राइस ऑफर कर सकता हूँ, तो दैट इज अ स्पॉट रेट। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट सेल्स क्रिएट रेवेन्यू इन अ फॉरेन करेंसी, दिस विल नॉर्मली बी कन्वर्टेड बाय अ कंपनी इनटू डॉलर्स at the spot rate available when the money is received। एक्सपोर्ट सेल्स यानी कि अगर मैं अपना माल एक्सपोर्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अभी ये जो हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें चाइना न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये रिसीव किस में कर रहे हैं? पैसों में। मगर पैसों क्या इसके काम का है? नहीं, पैसों उसके काम का नहीं। तो ये पैसों को अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट तो करेगा ना, तो ये किस रेट पे करेगा? स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट पे व्हेन द मनी इज रिसीव्ड, उसी वक्त ये पैसों को तब्दील करेगा अपने करंट कंट्री की करेंसी में। Imports, costs that are payable in a foreign currency will require a company to sell dollars to buy the foreign currency required for the transaction at the spot rate that is available। This will mean that an importer will sell dollars and buy the foreign currency। अब वही बात है कि दुबई है, दुबई बोल रहे हैं, सॉरी, न्यूजीलैंड है, ठीक है, यही वाली एग्जांपल चाइना है। चाइना ने कहा वो पैसों में रिसीव करेगा, न्यूजीलैंड ने कहा कि ठीक है वो पैसों में पेमेंट करेगा, बट पैसों ना जीलैंड की करेंसी है ना चाइना की करेंसी है। तो जीलैंड की करेंसी नहीं है, तो वो क्या करेगा? पहले पैसों को बाय करेगा, कहीं से तो बाय करेगा ना इस फॉरेन करेंसी को, फिर चाइना को पे बैक पे करेगा इसमें। तो इसी तरह जैसे हमने ऊपर पीकेआर की भी एग्जांपल ली, पीकेआर और दुबई। दुबई कह रहा है कि मैं डॉलर में रिसीव करूंगा, पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हें डॉलर में पे करूंगा, लेकिन पाकिस्तान के पास डॉलर तो नहीं है ना, उसकी उसकी डोमेस्टिक करेंसी तो पी के आ रहे, तो लिहाजा वो क्या करेगा? वो डॉलर्स बाय करेगा, बाय करके वो दुबई को पेमेंट करेगा। तो ये जिस रेट पे बाय कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? स्पॉट रेट। क्या कहते हैं? स्पॉट रेट। Spreads. Sometimes an exam question will simply provide you with a single spot rate to use, 1.78 peso per dollar। However, exam question may also provide the spot rate as a spread, यानी एक रेंज भी बताई जा सकती है पैसों पर डॉलर। This is more realistic since the bank would not offer a rate of 1.78 pesos per dollar to both exporters selling pesos and importers buying pesos। Instead, it will charge them different rates and make a profit on the spread। भाई देखो, ये हमेशा उसूल है, आपने अक्सर अपनी रियल लाइफ में भी शायद कभी एक्सपीरियंस किया हो कि जब आप यूएसडी बेचने जाते हो, सेल करने जाते हो, तो उसका रेट कुछ और होता है, और जब आप यूएसडी खरीदने जाते हो, परचेज करने जाते हो, तो उसका रेट कुछ और होता है। और हमेशा आपने ये देखा होगा कि आपका जो बाइंग रेट है वो आपके सेलिंग रेट से हमेशा महंगा होता है।
ठीक है, यू बाय एक्सपेंसिव एंड यू सेल सस्ता। ठीक है, सो ये रेट्स कैसे डिनोट होते हैं, ये इस तरह इस रेंज में डिनोट होते हैं। बैंक ऐसा क्यों करते हैं, बैंक चाहता है कि आप उससे डॉलर खरीदो महंगा, और जब आपको बेचने की जरूरत महसूस हो तो बैंक आपसे जब भी खरीदेगा वो सस्ता खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये उनका कारोबार है, ये उनका क्या है, कारोबार है, और ये वो करते हैं, और ये वो बोलते भी हैं कि हाँ हम ऐसा ही करते हैं और हम ऐसा ही करेंगे, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके स्प्रेड पे। ये जो डिफरेंस है थोड़ा सा, दैट यू परचेज हाई एंड यू सेल लो, तो इस पे किसको प्रॉफिट मिल रहा है, बैंक को प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट, in order to make a profit, bank sells dollars to an exporter and an importer to an exporter at a high price and buys dollars from an importer at a low price। तो यानी जो लो प्राइस है वो बैंक के लिए सेलिंग प्राइस है, और जो हाई प्राइस है वो बैंक के लिए, नहीं, बैंक के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हाई है, और जो बैंक के लिए परचेजिंग प्राइस है वो लो। ठीक है, so low rate is simply where bank buys dollars and high rate is where bank sells dollars। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, तो स्पॉट रेट का लो रेंज और हाई रेंज आई होप यहाँ पे समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो फॉरेन करेंसी का जो है ना चैप्टर, मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक ही सिक्के के ना दो पहलू दिखाते हैं आपको, हेड साइड एंड द अदर साइड इज द टेल साइड। आपको बहुत केयरफुल रहना है व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। वैसे तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, बट इसमें केयरफुल इस बात पे रहना है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कॉइन को। क्या आप टीचर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कॉइन को, या स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कॉइन को। यानी कि इस स्पेसिफिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या आप एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो या इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। क्या आप बाइंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो या सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, वो भी बाइंग और सेलिंग किसकी, बैंक की, या फिर यू एज अ कैजुअल कस्टमर, यू एज एन इंडिविजुअल। तो ये पर्सपेक्टिव की वजह से ना सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, इंक्रीज डिक्रीज सब, प्रॉफिट लॉस। एक्सपोर्टर के लिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इम्पोर्टर के लिए लॉस हो रहा है, इम्पोर्टर के लिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सपोर्टर के लिए लॉस हो रहा है। ये सीन है। बैंक के लिए अगर अच्छी खबर है तो कस्टमर के लिए बुरी खबर है, कस्टमर के लिए अगर अच्छी खबर है तो बैंक के लिए बुरी खबर है। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव चेंज, योर आंसर विल बी चेंज। हालांकि आंसर वही आ रहा होगा घुमा फिरा के, मतलब वही चीजें होती है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं इस पे। द स्पॉट रेट एट दैट टाइम दैट अ कंपनी विशेस टू कन्वर्ट इट्स एक्सपोर्ट रेवेन्यू, उसने माल एक्सपोर्ट किया और उससे जो उसको पैसा आया वो था 3,60,000 पैसों, और वो इस 3,60,000 पैसों को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डॉलर में। तो यानी कि वो 360,000 पैसों को क्या करेगा, मार्केट में जाके बेचेगा। जब वो बेचेगा तो बैंक उससे खरीदेगा। तो बैंक जब उससे खरीदेगा तो क्या वो सस्ता खरीदेगा बैंक, या महंगा खरीदेगा। ऑब्वियसली महंगा खरीदेगा, क्योंकि बैंक कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहता, तो वो महंगा खरीदेगा। तो वो जब महंगा खरीदेगा, नहीं महंगा नहीं खरीदेगा, सॉरी सॉरी, वो वही बात है ना, पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, फिर बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। वो सस्ता खरीदेगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि पैसों को वो सस्ता खरीद रहे हैं, बेच क्या रहे हैं बदले में, बेच तो डॉलर रहा है ना। तो आप ये देखें एक चीज को बड़ा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं, बिकॉज ये साइंस के इल्यूजन की तरह बन जाता है। ये ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज क्या कर रहा है बैंक, पैसों, सेल क्या कर रहा है बैंक, डॉलर। आप देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, और उस ट्रांजैक्शन में दिया क्या जा रहा है, लिया क्या जा रहा है, डॉलर दिया जा रहा है और पैसों खरीदा जा रहा है। तो जब भी बैंक खरीदता है वो सस्ते में खरीदता है, और जब भी बैंक बेचता है वो महंगा बेचता है।
बट यहाँ पे अब मतलब समझे ना, वो मतलब सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा, मतलब समझ नहीं आ रही कुछ बात। तो चलें देखते हैं इसको, गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो रेंज है, एक रेंज है 1.4, एक रेंज है 1.5। अब वो पैसों को बेच रहा है और पर डॉलर इतने पैसों मिलते हैं, ठीक है। तो 360 पैसों के कितने डॉलर मिल जाएंगे, कितने डॉलर मिल जाएंगे, क्योंकि पैसों परचेज किया जा रहा है। तो 3,60,000 को अगर हम 1.4 से डिवाइड करें, या फिर हम चूंकि डॉलर खरीदा जा रहा है तो हम डॉलर को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, डॉलर के रेट से करें, यानी कि हाई रेट से करें, 360 डिवाइड बाय 1.5। तो सवाल यहाँ पे यही है और कंफ्यूजन भी यही है कि हम इन दोनों में से कौन सा फॉलो करें, क्या परचेज का पैटर्न फॉलो करें या सेल का पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि अगर वो सेल करेगा तो हाई प्राइस पे सेल करेगा तो फिर 1.5 हमें लेना पड़ेगा, और अगर परचेज के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो फिर लो प्राइस करना पड़ेगा, है ना। सो थ्री दोनों का निकाल लेते हैं, 3,60,000 डिवाइड बाई 1.5, $240,000। और यहाँ पे 360,000 डिवाइडेड बाय 1.4, तो 257,143 USD। क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट रिसीट्स इन डॉलर्स, कह रहे हैं यूएसडी में पता लगाओ। तो यूएसडी दोनों से यूएसडी आ रहे हैं, हाई रेट से पता लगाऊं या लो रेट से पता लगाऊं, मसला तो यही है सारा। पर्सपेक्टिव किसका लूं, क्या पर्सपेक्टिव परचेज का रखूं कि बैंक पैसों खरीद रहा है तो पैसों सस्ते में खरीदेगा, या मैं ये पर्सपेक्टिव लगाऊं कि बैंक डॉलर बेच रहा है तो महंगा बेचेगा। आप बताएं क्या होना चाहिए। So an exporter buys dollars from a bank in exchange for foreign currency and so pays the higher rate when buying dollars from a bank. सीधी सी कहानी है, आपने डॉलर को अहमियत देनी है। बैंक डॉलर बेचेगा तो महंगा बेचेगा, अगर यही डॉलर यहाँ नीचे परचेज में आ जाता कि बैंक परचेज कर रहा है डॉलर, तो वो सस्ता खरीदेगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे डॉलर डॉलर को हम सामने रखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि डॉलर कौन सी साइड पे है। डॉलर अगर सेल हो रहा है तो फिर तो बैंक क्या लेगा, हाई रेट पे सेल करेगा, और अगर डॉलर परचेज किया जा रहा है तो बैंक लो रेट पे इसको परचेज करेगा। बात समझ आ रही है? आई होप दिस मेक्स इट क्लियर कि चूंकि यहाँ पे बैंक, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, बैंक डॉलर सेल कर रहे हैं, डॉलर सेल कर रहे हैं, डॉलर इज द थिंग दैट मैटर्स, डॉलर मैटर्स। डॉलर जहां पे भी होगा उसी को सामने रखते हुए उसी के पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी। बैंक डॉलर बेच रहा है तो बैंक डॉलर किस पे बेचेगा, महंगा बेचेगा, हाई रेट पे बेचेगा। अगर बैंक डॉलर खरीद रहा होता तो वो सस्ता खरीद, तो फिर हम इस पे चल, बट चूंकि वो बेच रहे हैं और महंगा बेच रहे हैं तो फिर हम इस पे चलेंगे, हमने 240,000 USD देना है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ी, नेक्स्ट, मैनेजिंग ट्रांजैक्शन रिस्क बेसिक मेथड। ओके, the risk is that value of peso will fall so that the peso revenue is worth few dollars. अब यहाँ पे हमें एक इलस्ट्रेशन दी जा रही है कि हमें इस ट्रांजैक्शन रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो इसको मैनेज करने के कुछ चंद तरीके हैं जो इन्होंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किए हुए हैं। पहला तरीका है मैचिंग, वेयर पॉसिबल क्रिएटिंग कॉस्ट्स इन पेसोस, यानी अगर आपको पैसों में ही ट्रांजैक्शन करनी है तो आप कोशिश करो कि पैसों में ही आपके कॉस्ट भी आए।
मैच करने की कोशिश करो ताकि आपका कम से कम नुकसान। लीडिंग, टेकिंग स्टेप्स टू इनकरेज अर्ली पेमेंट बाय कस्टमर्स, यानी कि एक एक महीने दो दो महीने की डिले पेमेंट नहीं करो। कोशिश करो कि जैसे ही माल आ रहा है, डिलीवर हो रहा है, उसी वक्त पेमेंट हो जाए पूरी की पूरी, एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि आप जितना फ्यूचर में पेमेंट को डिले करोगे, आपको नहीं पता फ्यूचर में एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, यू डोंट नो। ठीक है। थर्ड, लैगिंग, delay conversion into dollars to allow matching against peso cost। अब अगर आपको पैसों को सेल करके डॉलर खरीदने पड़ जाएं, तो आप डॉलर की कन्वर्जन जितना लेट कर सकते हो करो, ताकि मैच कर सको अगेंस्ट पैसो कॉस्ट। यानी कि मतलब आप देखो ना कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी ट्रांजैक्शन करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, तो रुक जाओ ना, थोड़ा टाइम, थोड़ा डिले कर लो ना ट्रांजैक्शन को। लीडिंग, पहल कर लो, एडवांस पेमेंट कर लो। लैगिंग, थोड़ा डिले कर लो, वक्त गुजार लो। अगर लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में रेट्स बढ़ेंगे, थोड़ा रुक जाओ, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे, तो थोड़ा रुक जाओ। ठीक है। नेक्स्ट, नेटिंग। नेटिंग करना, सेव ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बाय नेटिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यू टू बी इनकर्ड बाय डिफरेंट डिविजन्स। अब यहाँ पे आप देख लें, ए बी सी। सी ने पेमेंट करनी है बी को, सी ने पेमेंट करनी है बी को, और बी ने पेमेंट करनी है ए को। ए और सी दोनों सेम कंट्री में मौजूद है, बी डिफरेंट कंट्री में। सी को पेमेंट करनी है बी को, बी को पेमेंट करनी है ए को। तो बी ये सोचता है कि यार अगर मैं यहाँ से पेमेंट आएगी फिर यहाँ भेजूंगा, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरी जो है लग जाएगी, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट की वजह से मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो ये दोनों कंपनीज, मेरा जो पेबल है और रिसीवेबल है, दोनों सेम ही कंट्री में मौजूद है। तो क्यों ना मैं सी को बोल दूं कि भैया जो पेमेंट तुम मुझे भेज रहे हो वो तुम डायरेक्ट ए को भेज दो। तो जब ये ए को पेमेंट डायरेक्ट भेज देगा ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो पी की पेमेंट यहाँ से क्लियर हो जाएगी, और यहाँ से उसका रिसीवेबल भी क्लियर हो जाएगा, और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बच जाएगी। जो एक्सचेंज रेट की वजह से उसको नुकसान होना था वो नहीं होगा, वो डायरेक्ट उसी उसी करेंसी में इन दोनों को, इन दोनों का मसला हल हो गया और इसका भी मसला हल हो गया। तो इसको कहते हैं नेटिंग, इसको कहते हैं नेट कर लेना। नेटिंग में दूसरी सिचुएशन या दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि बी और सी ने बी को पेमेंट करनी है और बी ने भी सी को पेमेंट करनी है। सी ने बी को पेमेंट करनी है, फर्ज करें 50,000, और बी ने सी को पेमेंट करनी है 20,000। तो वो क्या करेंगे, वो 20,000 को तो सबसे पहले नेट ऑफ करेंगे। अब कितनी बच गई, सिर्फ 30,000। तो सी ने सिर्फ कितने देने हैं, 30,000। बी ने कोई पेमेंट नहीं करनी, सी ने सिर्फ 30,000 भिजवानी। क्यों? क्योंकि वो 20,000 नेट ऑफ होगा। अगर वो ये नेट ऑफ नहीं करेंगे तो उस एक्सचेंज रेट की वजह से, एक्सचेंज रेट में जो ट्रांजैक्शन का एक रिस्क होता है या उसकी कॉस्ट आती है, उसकी वजह से ना इसका ये 20,000 का मसला हो जाएगा। तो एटलीस्ट 20,000 तो सेव हो गए ना। अब 30,000 पे बस ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेटिंग। फाइनली नंबर 5, इनवॉइस इन डोमेस्टिक करेंसी डॉलर्स passes exchange rate risk to customers can result in lost sales। बहुत सारी कंपनीज चालूपंथी ये करती है कि भैया वो अपने लोकल डोमेस्टिक करेंसी में ट्रांजैक्शन करती है, बोलती है कि भैया हम तो अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रांजैक्शन करेंगे, आप जानो आपका काम जानो, करना है तो यूएसडी में ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो अब पाकिस्तान बेचारा क्या करेगा, पाकिस्तान बोलेगा अच्छा ठीक है यस सर। बट इससे फ्यूचर में क्या होगा कि वो पाकिस्तान 10 दफा 10,000 दफा सोचेगा सेल परचेज करने से पहले कि भाई हम करें नहीं करें, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ये एक्सचेंज रेट का रिस्क भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो कोई भी कस्टमर होगा वो यही सोचेगा कि हमारे ऊपर, हम क्यों बेयर करें रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क हम क्यों बेयर करें, कस्टमर यही सोचेगा। और कंपनी अपने फायदे के लिए ये सोचेगी कि हम अपना रिस्क शिफ्ट करके कस्टमर पे डाल, सो दिस इज ऑल्सो अ वे, ऐसा कंपनीज कर रही होती है। ओके, now another way to manage your transaction risk is forward contracts. What is a forward contract? A contract with a bank
sometimes called an over the counter or OTC, fixing the exchange rate on a specific amount of foreign currency receivable or payable at a future date at an exchange rate agreed now. वही वाली बात कि आज की तारीख है 11 मई, और 11 मई को आपने कहा कि भैया ट्रांजैक्शन लॉक, अग्रीमेंट डन, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, पेमेंट लेकिन होगी 11 जून को। तो अब इसमें तो एक्सचेंज रेट रिस्क आ गया। तो क्या हुआ कि एक सियाना सप्लायर था, या जो भी इनमें पार्टीज थी, एक पार्टी ए थी एक पार्टी बी थी, इनमें से एक सियानी पार्टी थी, उसने कहा कि भैया एक्सचेंज रेट रिस्क तो हम बच नहीं सकते, तो व्हाई नॉट हेज इट, एंड लेट्स हेज इट बाय मेकिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें कहता है कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बैंक जिसमें हम एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक अमाउंट पे फॉरेन करेंसी के। वो रिसीवेबल हो या पेबल हो, वो जो भी पार्टी कर रही है वो अपने रिसीवेबल या पेबल पर बैंक के साथ एक एक्सचेंज रेट पे स्पेसिफिक अमाउंट पे कॉन्ट्रैक्ट को रेट को फिक्स कर दे। एंड द रिसीवेबल और फ्यूचर पेबल कब हमें मिलेगा, यानी कि वो जो अमाउंट है वो हमें कब मिलनी है, 1 महीने बाद, जून में मिलनी है। तो जून में मिलने वाली अमाउंट का जो एक्सचेंज रेट है वो आज की तारीख में बैंक के साथ ए जाकर फिक्स करवा लेगा। ठीक है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कि होने वाली पेमेंट या होने वाला रिसीवेबल जो कि फ्यूचर में होने वाला, उसके एक्सचेंज रेट को हम आज ही जाके लॉक करा दें। पर्पस क्या है, पर्पस यही है ताकि हम बच सके एक्सचेंज रेट रिस्क से। Currency risk is a two-way risk. By arranging a forward contract, a company can hedge against the risk of an adverse movement in the spot exchange rate up to the date of settlement, but at the same time, it loses the opportunity to gain from a favorable movement in the spot rate. पते की बात, पते की बात, बड़े मजे की बात। मैंने आपको यही कहा कि ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसके मतलब दो चेहरे हैं एट द सेम टाइम। आप किसी एक चेहरे को ही देख सकते हो एट द सेम टाइम, बट है इसके दो चेहरे हैं और दोनों को देखना पड़ेगा। एक इसका फायदा ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कि आपका एक्सचेंज रेट रिस्क जो है, अगर तो आपकी करेंसी वीक हुई तो आप बच जाओगे नुकसान से। एडवर्स मूवमेंट अगर हुई आपकी करेंसी में तो आप बच जाओगे नुकसान से। क्यों? क्योंकि आपने एक्सचेंज रेट को लॉक कर लिया। बट अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई तो फिर भी तो एक्सचेंज रेट लॉक्ड है। तो यानी आपने वो अपॉर्चुनिटी जिसमें आप एक्स्ट्रा कमा सकते थे वो गवा दी, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट लॉक हो चुका है। सो फ्रॉम अ फेवरेबल मूवमेंट आपका फायदा जो है वो नहीं होने वाला, और एडवर्स मूवमेंट से आपका नुकसान भी नहीं होने वाला। सो नो लॉस नो प्रॉफिट, ये वो सिनेरियो हो जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आप सेवरल मंथ्स या फिर साल साल भी आगे का रेट लॉक कर सकते हो, but cannot be used as a hedge against currency risk in the long term. ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका एक्सचेंज रेट रिस्क या ट्रांजैक्शन रिस्क तो मैनेज कर लेगा, बट इसको आप एज अ हेजिंग टेक्निक फॉर अ लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन भी कहलाती है। ओवर द काउंटर क्योंकि ये बहुत रेडिली इजिली अवेलेबल एंड इजिली एक्सेसिबल, एंड आप बस जाओ बैंक के पास और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे रेट लॉक करवा दो। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 3 पे आ जाते हैं, फॉरवर्ड रेट। द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज दिस, pesos to dollar, and the 3 month forward rate is this। ठीक है, 3 months का जो फॉरवर्ड रेट आपने लॉक करवाया है वो ये, यानी कि 1.3 से नीचे नहीं गिरेगा और 1.5 से ऊपर नहीं जाएगा। कैलकुलेट द रिसीट्स फ्रॉम अ 14 million peso sale due to be received in 3 months time if forward rates are used। हमें ये पैसे मिलने हैं 3 महीने बाद। आज का जो करंट रेट है वो ये है, ठीक है, ये चल रहा है। और 3 मंथ्स के बाद पैसो जो है, जो डॉलर का रेट होगा वो ये होगा 3 मंथ्स के जो हम लॉक करवा दें। तो हमें रिसीट्स कितने की मिलेंगी,
मतलब हमें कितना डॉलर मिल जाएगा 1400,000 पैसों के सेल पर। तो 1400,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है, नहीं डिवाइड करना है, या 1.3 से डिवाइड करें या 1.5 से करना है, अभी आप बताएं। लोअर रेट से करें कि हाई रेट से करें? ये रिसीवेबल है, हमें मिलने हैं। तो जब हमें ये पैसे मिलने हैं, हमें इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो हमें डॉलर में कन्वर्ट करना है, यानी हमें क्या बाय करना है, डॉलर बाय करना है। तो डॉलर अगर हम बाय करेंगे तो हमें महंगे रेट पे ही मिलेगा, यस और नो? तो हम 1400,000 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो हमें कितने डॉलर्स मिल जाएंगे? 9333333। लेट्स सी कि क्या हमने सही समझा, सही कॉन्सेप्ट से इसको किया। एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम डॉलर्स खरीदने जा रहे हैं, बाय करने जा रहे हैं, और डिवाइड करेंगे हायर रेट से। जब मैं ये बोल रही थी तो आपने समझा मैं कैसे बोल रही थी? ये मेरा थॉट प्रोसेस था। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही थॉट प्रोसेस चलाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली इसको करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है ना बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, कंफ्यूज होने वाले हो। तो बिल्कुल इसी तरह से कि 3 मंथ फॉरवर्ड रेट किया गया है फिक्स, और रिसीट है, हमें पैसे मिलने वाले हैं, पैसों में मिलने वाले हैं, तो पैसों में मिलने वाले हैं। और रेट फिक्स करने का मतलब क्या है कि हम डॉलर, मतलब हम पैसों हमारे किसी काम का नहीं, जब हमें पैसों में पैसे मिल जाएंगे हमें उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डॉलर में कन्वर्ट करने यानी डॉलर बाय करने पड़ेंगे, डॉलर बाय करने पड़ेंगे, तो बाय मतलब बैंक हमें जब भी सेल करेंगे तो हाई रेट पे करेगा, तो हम जब भी बाय करेंगे डॉलर को तो हाई रेट पे करेंगे, तो इसको हमने डिवाइड किया हाई रेट से, तो हमारे पास ये डॉलर्स आ गए। Now, calculate the cost of paying an invoice of 1,500,000 pesos in 3 months' time if forward rates are used. अब यहाँ पे पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है 15 मिलियन की, पेमेंट करनी है, हमें पे करना है। तो पे करने का मतलब क्या है कि हमारे पास डॉलर्स हैं, और डॉलर्स को एक्सचेंज करके हम पैसों खरीदेंगे और फिर पे करेंगे। हमारे पास डॉलर्स मौजूद है, हम इसको बेचेंगे, सेल करेंगे, हम सेल करेंगे, और फिर हम परचेज करेंगे क्या, पैसों। तो ये जो हम सेल कर रहे हैं किसको कर रहे हैं, बैंक को कर रहे हैं, तो यानी बैंक हमसे यूएसडी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। बैंक हमसे हमसे क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है यूएसडी। ठीक है, परचेज कर रहे हैं यूएसडी। तो जब बैंक हमसे खरीदेगा तो सस्ते में खरीदेगा यूएसडी या महंगे में खरीदेगा? सस्ते में खरीदेगा, बैंक को तो अपना फायदा चाहिए। तो 15 मिलियन डिवाइडेड बाय द लोअर रेट 1.3, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1153,846 डॉलर्स। ठीक है, आई होप यहाँ पे बात समझ आ रही है, एंड आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू यू गाइस एज सिंपल इन सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है भाई, इजी टू यूज है। और फिर इसके और क्या एडवांटेजेस हैं? लो और जीरो अपफ्रंट कॉस्ट, ज्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं है इसकी। अवेलेबल फॉर मेनी करेंसीज, बहुत सारी करेंसीज के लिए अवेलेबल हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका डेट फिक्स हो जाती है, रेट फिक्स हो जाता है, अनअट्रैक्टिव रेट होता है, काउंटर पार्टी रिस्क होता है। हो सकता है कि एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाए, जब वो डिफॉल्ट कर जाएगी तो मतलब जाहिर है उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी, मतलब उसका नुकसान में ही चला जाएगा ना एक तरह से। आपकी किसी के साथ बात तय थी, कॉन्ट्रैक्ट तय था, पार्टी ए पार्टी बी तैयार थे, पार्टी ए ने अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अपना रेट भी फिक्स करा लिया था, मगर लास्ट मोमेंट में बी ने बैक ऑफ कर लिया, बी ने धोखा दे दिया, बी डिफॉल्ट कर गई। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बैंक के साथ हुआ है, वो तो एक को हर हाल में फुलफिल करना ही पड़ेगा, वेदर 3 मंथ्स बाद पेमेंट की जरूरत पड़े ना पड़े, रिसीवेबल्स हो ना हो। तो ये एक मसला है, ये एक फॉरवर्ड रेट का मसला है। फिक्स रेट है, अनअट्रैक्टिव, फिक्स रेट है, अनअट्रैक्टिव रेट है, काउंटर पार्टी रिस्क। अच्छा, फिक्स रेट मसला क्यों है? क्योंकि जाहिर है जब पार्टी ए और पार्टी बी ने तय किया कि 3 मंथ्स बाद हम पेमेंट करेंगे,
तो ये भी तो हो सकते हैं ना कि बी फिर एक हफ्ते बाद रिक्वेस्ट करे, ए ने जाके बैंक से उसी दिन फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में बी रिक्वेस्ट करे नहीं नहीं आप 3 मंथ्स की जगह 5th मंथ में जाके पेमेंट कर लो, और ये अग्री कर जाए, बट ए का तो कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब चेंज नहीं हो सकता, जो 3 मंथ्स की डेट हुई भी है, फिक्स हुई भी है, वो फिक्स्ड ही रहेगी, बैंक उस पर कोई अदली बदली नहीं करेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है।